हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.22 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, जस्ट एज प्रिसाइज मेजरमेंट आर नेसेसरी इन साइंस इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू मेक रफ एस्टिमेट्स ऑफ क्वांटिटीज़ यूजिंग रूडिमेंट्री आइडियाज़। देखो क्या कहता है कि जैसे प्रिसाइज मेजरमेंट नेसेसरी है साइंस में, कह रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है साथ में क्या कि रफ एस्टिमेट्स भी हमें क्वांटिटीज़ में नीड पड़ती है उसकी, ठीक है। तो यूजिंग द रूडिमेंट्री आइडियाज़, रूडिमेंट्री मतलब क्या है, बेसिक आइडियाज़, ठीक है, एंड कॉमन ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो रफ एस्टिमेट्स भी हमें करने पड़ते हैं। थिंक ऑफ वेज बाई विच यू कैन एस्टिमेट द फॉलोइंग। कह रहा है कुछ ये आपको दिए हैं उसने, जैसे टोटल मास ऑफ द रेन बेयरिंग क्लाउड्स ओवर इन इंडिया ड्यूरिंग द मानसून। तो ये सब चीज़ें क्या है, एस्टिमेट करने पड़ेंगे, थोड़ी सी आपको एस्टिमेशन करनी पड़ेगी, फिर आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। आगे क्या कहता है, वेयर एन एस्टिमेट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, जहाँ डिफिकल्टी होती है, ट्राई टू गेट एन अपर बाउंड ऑन द क्वांटिटी। तो आप क्या करो, उसमें थोड़ा उससे ज़्यादा वैल्यू लेने की कोशिश करो जहाँ पर डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। तो हम एज्यूम कर देंगे थोड़ा सा ज़्यादा ही, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन में। कहता है कि क्लाउड्स जो है उसमें कितना रेन बेयरिंग है, मतलब कितना वाटर है, तो उसका मास आपको निकालना है और इंडिया में निकालना है ड्यूरिंग द मानसून, ठीक है। ये चीज़ है। तो इसमें देखो अगर हमें मास निकालना है तो मास का जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा बताओ, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। क्योंकि डेंसिटी क्या होती है हमारी, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास होगा डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर वाटर की हम बात करें तो वो तो हमें पता है 10³ kg पर मीटर क्यूब होती है। रो की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10³ kg पर मीटर क्यूब किसकी, वाटर की होती है। तो ये हमने ले ली यहाँ पर। अब बात होती है वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम हमें कैसे पता चलेगा, देखो क्लाउड्स में कितनी, मतलब रेन कितनी बेयर की हुई है क्लाउड ने, या हम कहें कि कितना उसके अंदर वाटर है, तो वो हम कैसे समझ सकते हैं कि जितनी बारिश हुई होगी, ठीक है, तो यानी कि उतना ही पानी था क्लाउड्स के पास, तो हम वो एस्टिमेट कर लेते हैं कि रेन कितनी हुई है इंडिया में। तो अगर इंडिया में हम देखें, इंडिया में जो एरिया होगा, ठीक है ना, जो एरिया है इंडिया में वो होता है हमारे पास लगभग 3.3 इंटू में 10⁻12 मीटर स्क्वायर, ये याद रहना चाहिए आपके, ठीक है। और जो रेनफॉल होता है, ठीक है ना, वो ऑन एन एवरेज पूरे इंडिया का मान लें, अगर हम कहीं कम हो रहा है कहीं ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि वो कितना हो रहा है, मान लो 10 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो रेनफॉल है वो कितना हो रहा है, 10 सेंटीमीटर तक हो रहा है, ठीक है। अब ये बताऊँगा कि 10 सेंटीमीटर क्या है। देखो जैसे ये एक बीकर है मान लो, ठीक है, अब यहाँ ऊपर से ऐसे बारिश हो रही है, ठीक है, तो इसमें ये इतना भर गया, ठीक है, इतना फिल हो गया पानी से, तो ये मान लो कितना आया है, 10 सेंटीमीटर आया, यानी कि ये हाइट हो गई, इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर की हो गई। तो इससे ये पता चलता है कि हम बोल सकते हैं रेनफॉल इतना होगा 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे पूरे इंडिया का हमने मान लिया, कहीं ज़्यादा हो रहा है कहीं कम हो रहा है, तो ऑन एन एवरेज हमने मान लिया 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको मीटर में करें तो कितना होगा, 10/100 हो जाएगा। तो यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास, 0.1 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये हाइट हम मान लेंगे, ये जो रेनफॉल हुआ है इसको हम हाइट मान लेते हैं। क्लियर। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, देखो वॉल्यूम की कहानी को समझो। देखो ये पहले भी मैंने आपको बहुत बार बताया, जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, तो सिलेंडर में वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसका बेस एरिया, ये वाला बेस एरिया, और ये जो हाइट है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाए तो वॉल्यूम आ जाएगा इसका पूरे का। देखो कैसे, एरिया कितना होगा इसका, ये एक सर्कल है, सिलेंड्रिकल शेप है, तो πr², ठीक है, और ये क्या हो गई इसकी हाइट h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h ही तो होता है, ऐसे ही तो बनता है। तो यहाँ भी ऐसे ही बनेगा। मान लो इंडिया है, ठीक है, इंडिया में उसका इंडिया का पूरा का एरिया ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इंडिया का अपने एरिया हमें पता चल गया, तो उसमें कितनी हाइट तक पानी भरा वो हमें पता चल गया, 10 सेंटीमीटर तक, यानी कि 0.1 मीटर तक, ठीक है। तो यहाँ से मैं वॉल्यूम नहीं निकाल सकता इसका, यहाँ पर वॉल्यूम एरिया इंटू में हाइट होगा, एरिया है 3.3 इंटू में 10⁻12, और ये कितना है हमारे पास, 0.1 मीटर है हाइट। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। तो बस वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ रखते हैं और आंसर आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो देखो जरा कैसे निकाल लेंगे हम ये, डेंसिटी आ गई 10⁻3 और वॉल्यूम था हमारा a इंटू में h, तो ये वैल्यू है यहाँ 3.3 इंटू में 10⁻12 इंटू में 0.1 है, तो मैं 1/10 लिख लेता हूँ। अब ये कई बुक्स में ना यहाँ इसको 100 सेंटीमीटर लेके भी सोल्व किया है, यानी कि 1 मीटर लेकर भी सोल्व किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज हमने ये लेके चल रही है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसलिए बताया मैंने, कई बुक्स में देख के आप रेफरेंस बुक्स में देखो और वहाँ 100 लिखा होगा, तो आपको ये चीज़ सोचनी है कि ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम रफ एस्टिमेट से ही कर रहे हैं काम, ठीक। तो 3.3 ये रहा एज इट इज़। 10 की पावर्स को सोल्व कर दो। देखो 10 कितना हो गया, ये 3 और 12 15, और ये 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 1 कितना हो गया, 10 की पावर 14 हो गया kg में। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, kg में क्यों आया ये बताओ।
देखो डेंसिटी आपको पता है केजी पर मीटर क्यूब में थी, ठीक है, 10⁻3। और वॉल्यूम किस में आएगा, ये मीटर क्यूब में आएगा, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, जो आंसर आया वो केजी में आया। तो ये हमारे पास मास आ गया किसका, रेन बेरिंग क्लाउड का। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ समझ में आया कैसे आया है हमारे पास। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 100 से इसको करते 100 सेंटीमीटर से, तो ये 1 मीटर बन जाता। तो यहाँ 1 आता, ये 10 आता ही ना, तो ये बस 10⁻15 हो जाता है यहाँ पर। इस तरीके से सॉल्व हो जाता। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट करते हैं हम पार्ट। देखो नेक्स्ट में क्या कहता है हमें, द मास ऑफ एन एलिफेंट, ठीक है। तो मास ऑफ एलिफेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं कैलकुलेशन को, देखो जरा, ये भी बहुत सिंपल है। अगर आपको याद हो क्लास 9th में आपने पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या कहानी आपके समझ में आई थी कि जैसे यहाँ पर ये वाटर है, ठीक है, क्लियर। अब इसमें आपने एक बॉल डाल दी यहाँ, ठीक। अब बॉल की वजह से इसमें से कितना वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ, इसमें से कितना वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ, वो क्या होता था, मास ऑफ दैट बॉल होता था। यानी कि हमें पता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होता था, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। याद आया कुछ, वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो यानी कि यहाँ मास ऑफ एलिफेंट क्या आ जाएगा, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। क्लियर है, जब एलिफेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एलिफेंट को ऐसे तो नहीं उतारेंगे उसमें, ठीक है ना, पानी में। तो क्या करेंगे, क्योंकि वो तो डूब सकता है, तो एक क्या करेंगे, हम एक शिप ले लेंगे, ठीक है ना, जिसमें बोट मान लो, शिप मान लो, ठीक है। उसमें हम कंसीडर कर लेते हैं जैसे कि अब थोड़ा सा यहाँ पर हम बना के दिखाते हैं आपको, ये इस तरीके से। देखो जैसे ये वाटर है यहाँ, ठीक, ये वाटर है, ठीक है, मान लो। और इसमें ये मान लो ये बोट है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, बोट है यहाँ ये, ठीक। इसमें अब ये बोट जो है ना, सिर्फ जब बोट है तो इसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया या कितनी डेप्थ तक गया, ये इतनी डेप्थ तक गया ये यहाँ पर। इसमें अगर ये मान लो ये पूरा वाटर यहाँ है, ठीक है, इतनी डेप्थ तक गया ये, इतना, ठीक है। तो ये मान लो हमने कहा कि ये x1 हो गई हाइट ये वाली, ठीक है, कितना नीचे ये डूबी हुई है ये बोट, ठीक है। अब जब क्या हुआ इसके अंदर, अब ऑब्वियस ही बात है, देखो इसने यहाँ इतनी जंगल लिया तो इतना पानी निकला होगा बाहर, ठीक है ना। तो ये मास आ गया किसका, बोट का, जितना पानी यहाँ डिस्प्लेस्ड हुआ, ठीक है। मास ऑफ दैट बोट इज इक्वल टू में वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस बोट, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ ये हमने कहा यही बोट है, और यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इसके ऊपर एलिफेंट को भी शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो कैसे बनाए हम, इस तरीके से मान लो ये एलिफेंट भी हमने इसमें शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब जो ये बोट है वो कितनी अंदर शिफ्ट हुई है, कितनी डेप्थ तक गई है, ये मान लो अब ये ज़्यादा चली गई अंदर, मान लो इस तरीके से, ठीक है, अंदर ज़्यादा चली गई, कितनी चली गई ये, x2 चली गई। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम ये मास ऑफ बोट निकालते हैं पहले, ठीक है, मास ऑफ बोट, ठीक है, जो कि इक्वल है किसके, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, वाटर डिस्प्लेस्ड। और मास क्या होता है आपको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू में क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा, जो वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ। क्लियर है इतनी बात। अब देखो डेंसिटी तो सही है कि हमें पता ही है कि वाटर की क्या होती है, ठीक है। मेन है ये क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास, V, मतलब कि वॉल्यूम की बात होगी, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वो वही है कहानी, एरिया इनटू में हाइट। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये x1 तक डूबा हुआ है अंदर, और यहाँ पर ये x2 तक डूबा हुआ है, ठीक है ना, ये मतलब ज़्यादा डूबा हुआ है अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, इस केस में हम मान लेते हैं यहाँ पर कि इस बोट का जो ये जो बेस एरिया है उसको हमने क्या मान लिया, A मान लिया। लेट बेस एरिया ऑफ बोट बी ए मान लिया हमने, ठीक है। और एरिया इनटू में हाइट, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा इतना, इतने पार्ट का जितना ये डूबा हुआ है इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि जितना वॉल्यूम ये अंदर है उतना ही पानी बाहर गया है। ये तो बात समझ रहे हो ना, जितना अंदर कोई चीज़ डूबेगी, जैसे हमने कहा था बॉल अंदर डूब गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितना इसका वॉल्यूम है, ठीक है ना, वो कितना वॉल्यूम होगा,
जितना इसने डिस्प्लेस्ड किया, ठीक है ना, तो वो मतलब यहाँ से जो पानी बाहर गया होगा, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम वो कितना होगा जितना यहाँ से डिस्प्लेस्ड हुआ है। बात समझ रहे हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा यहाँ से जितना ये पानी निकला है यहाँ से। और मास हम कैसे निकाल लेंगे, वही एरिया इनटू में हाइट करके। क्लियर है इतनी बात कि अगर हमें ये पता है कि कितनी हाइट तक गया हुआ है इनटू एरिया, तो हमें ये वॉल्यूम पता चल जाएगा कि कितना आया है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर, तो देखो यहाँ पर हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली x1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, रो इनटू में ax1। क्लियर है इतनी बात। अब देखो मास ऑफ ये बोट थी, ठीक है, मास ऑफ बोट एंड एलिफेंट दोनों का, ही कितना होगा, तो ये कितना होगा, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक, तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल रही है, रो इंटू में v बन गया ये। ठीक है, रो इंटू में यहाँ एरिया a ही रहेगा, बिकॉज बोट का तो एरिया a ही लिया है हमने। हाँ, यहाँ पर जो ये हाइट होगी, हाइट कितनी बन गई, ये वाली x2 बन गई, तो यहाँ ये रो a x2 ये आ गया। क्लियर, अब हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, मास ऑफ एलिफेंट चाहिए। तो मास ऑफ एलिफेंट कैसे आएगा, ये वाला मास है दोनों का और ये वाला मास है अकेली बोट का, तो इसमें से ये वाला मास हम माइनस करेंगे तो एलिफेंट का मास आ जाएगा सिंपल। तो हम कैसे करेंगे, इसमें से देखो रो ax2 माइनस में रो ax1, तो हम माइनस कर देते हैं यहाँ से। देखो जरा कैसे करेंगे हम, ये रो भी कॉमन आ गया यहाँ से, ये a भी कॉमन आ गया और ये x2 माइनस में x1 आ गया। इस तरीके से हम मास ऑफ एलिफेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें सी पार्ट की। और इसमें बी में देखो रो की तो वैल्यू आप लिख भी सकते हो 10³ kg पर मीटर क्यूब। वाटर का तो हमें पता ही है। ठीक है, एरिया जो भी होगा बोट का वो लिख सकते हैं और जितनी भी डेप्थ तक होगा वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देखो अब विंड ऑफ द स्पीड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, सी पार्ट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करना है हमें, विंड स्पीड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। अब देखो ये भी सिंपल ही है, विंड स्पीड हम कैसे निकालते हैं। देखो जैसे मान लो आप यहाँ खड़े हो, आपने क्या किया, एक बैलून लिया ये, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट ये बैलून है आपके पास। क्लियर, यहाँ पर अब जब विंड चली तो आपने देखा कि आपका जो बैलून है वो ऐसे था, सीधा था। अब विंड की वजह से वो आपका बैलून ऐसा हो गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में आ गया ये। क्लियर है, बताओ कितना एंगल पे आया ये, मान लो ये थीटा पे आया। ठीक है, हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं किससे, सेक्सटेंट होता है एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, इससे हम ये एंगल देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ, ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने x मान लिया। और ये भी हमें पता ही है कि हमारे पास जो बैलून है उसकी कितनी हाइट है, तो ये मान लो हमें हाइट h पता है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस नहीं पता हमें। ठीक है ना, अब देखो ज़रा ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो स्पीड का नॉर्मल जो हमें फॉर्मूला पता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। ठीक, टाइम हमें इसमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब बैलून यहाँ है और जब विंड चली तो ये यहाँ आ गया, तो वो टाइम तो हम नोट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मेन है ये डिस्टेंस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो डिस्टेंस कैसे निकलेगा यहाँ पर, उसके लिए कहानी समझते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ये हमें पता है ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, 90 है तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, ये थीटा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हमारा बेस बन जाएगा। ठीक है, थीटा हम कह रहे हैं इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेक्सटेंट से। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बोल दिया x है और बेस कितना है हमारा इसमें h है। तो h भी हमें पता है, थीटा भी हमें पता है, तो हम यहाँ से x निकाल सकते हैं। तो x क्या आ जाएगा, h इधर मल्टीप्लाई होगा h tan थीटा, तो x आ गया ये। तो ये हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो बड़ा ईजिली हमारी स्पीड निकल सकती है। तो स्पीड हमारी क्या आ जाएगी, h tan थीटा, क्योंकि ये क्या है हमारा डिस्टेंस x है और ये टाइम t है। ठीक है, तो x की वैल्यू मैंने ये यहाँ पर रख दी। तो इस तरीके से हम स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत इजी था। ठीक है, बात करते हैं हम डी पार्ट की, द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन योर हेड, मतलब कितने हेयर्स हैं आपके हेड पर, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये कैसे निकाल देंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। देखो किस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपके पास कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये हैं, इस तरीके से है, मान लो A है, B है, C है, D है, ऐसे ही E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। क्लियर, अब चलो
मान लो ये किसी को पता है कि हमें पता है कि कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हमें ये काउंट करने तो हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे 1 2 3 4, ये 4 हो गए इधर, ठीक है, और ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 4 था 24, ठीक है, 24 ये हो गए और 2 ये हो गए तो 26 कर दिए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इतने पार्ट में हमारे ये 24 है, तो 4 ये लिए और 6 ये लिए, तो हमने कर लिया ये, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर कर सकते हैं, कैसे, जैसे आप इस तरीके से समझो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हम देख लें कि कितने हेयर्स हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में मान लो कितने हैं x हेयर्स हैं, ठीक है, इतने में तो काउंट कर ही सकते हो, इतने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कि कितने हेयर्स हैं, ठीक है। अब इतने में अगर आपको पता चल गया एरिया में कि कितने हेयर्स हैं, तो पूरे हेड के लिए, पूरे हेड का एरिया मान लो कितना है, a है, तो a सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएंगे, a इंटू में x हो जाएंगे या नहीं होंगे, बताओ, क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो इतने हेयर्स आ जाएंगे, इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा क्या तरीका है इसका फाइंड आउट करने का, मान लो हमें पूरे जो पूरा हेड है उसका टोटल एरिया जो है ऑफ हेड वो कितना मान लो, a मान लो, ठीक है, a मान लिया हमने, इस तरीके से भी सोच सकते हैं, ठीक है। और एरिया ऑफ 1 हेयर मान लो, ठीक है, वो मान लो स्मॉल a हो गया, जिसको हम पाई r स्क्वायर से ऐसे मान लें, ठीक है। r कैसे कैलकुलेट करोगे, उसमें स्क्रू गेज की हेल्प से करोगे, ठीक है ना। तो इसमें हम निकाल ही सकते हैं टोटल एरिया हेड का ये है और एक हेयर का ये है, तो अगर इसको इससे डिवाइड कर दूं तो पता चल जाएगा कितने हेयर्स लगे हुए हैं इस पूरे एरिया में। तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स बोलते हैं ऑफ हेयर क्या हो जाएंगे, वो a/a हो जाएंगे, और हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कितनी बात क्लियर है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ई पार्ट की। देखो ई पार्ट में क्या कहता है हमें, द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन योर क्लासरूम, एयर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है वो क्लासरूम में। तो देखो यहाँ पर कर देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ कर देते हैं ये पार्ट, इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि ये ईजिली आ जाए आपका। यहाँ पर देखो ई पार्ट यहाँ कर देते हैं। देखो नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन योर क्लासरूम, मान लो क्लासरूम कैसा होगा, ऐसे क्यूबॉइड की शेप में होगा क्लासरूम, ठीक है ना, ऐसा ही होगा क्लासरूम, जैसे आपका रूम है ऐसे समझ लो, ठीक है। अब इसका क्या करो, वॉल्यूम देख लो आपकी कितना है, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम मान लो ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, ये हाइट होगी, कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम कितना मान लेते हैं हम, bx मीटर क्यूब मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि 1 मीटर क्यूब में कितने एयर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतने मीटर क्यूब में तो पता चल ही जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो देखो ज़रा इसके लिए क्या आपको सोचना है कहानी। देखो जो 1 मोल होता है ऑफ एयर मॉलिक्यूल वो ऑक्यूपाई करता है कितना, ये चीज़ याद रहनी चाहिए आपको, 22.4 लीटर, ठीक है जी, इतना ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ तो मीटर क्यूब में लिया, इसको मीटर क्यूब में कर दो, तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, 22.4 डिवाइड बाई 1000 कर दो, ठीक है, तो ये इतना मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। तो यानी कि 1 मोल ऑफ एयर इतने मीटर क्यूब ऑक्यूपाई करता है। 1 मोल ऑफ एयर कह रहा है ये, तो 1 मोल में कितने होते हैं आपके पास, आपको पता है 6.023 इंटू में 10 की पावर 23। 1 मोल का मतलब यही होता है, ठीक है ना, एटम्स की बात कर लो चाहे मॉलिक्यूल्स की बात कर लो। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये इतना हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसको ऐसे लिख दें, देखो ये 22.4 अपॉन में 1000 है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 22.4 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब जो है, ये कितने मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, 6.023 इंटू में 10 की पावर 23, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब में कितना करेगा, 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 अपॉन में ये आ जाएगा 22.4 इंटू में 10 की पावर -3, ठीक है। अगर इतने में ये कर रहा है तो यहाँ पर हम जितना हमारा वॉल्यूम है x मीटर क्यूब के लिए, तो वो कितना करेगा। अब ये ना STP पे होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इतना होता है कि 1 मोल ऑफ एयर मॉलिक्यूल जो है ऑक्यूपाई करते हैं इतना लीटर। इसको मीटर क्यूब में कर लिया बिकॉज ये मीटर क्यूब में लिया है हमने। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर x मीटर क्यूब में कितना होगा, ये 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 अपॉन में 22.4 इंटू में 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई में ये x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब आप सोल्व करोगे ना नीचे वाले को, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये 2.69 इंटू में 10 की पावर 25 आ जाएगा। यहाँ से सोल्व करोगे इसको पूरे को तो, ठीक है, और साथ में ये x आ जाएगा, x जो भी होगा, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल्स जो है ऑक्यूपाई करेंगे आपका
क्लासरूम को, ठीक है, यानी कि एयर मॉलिक्यूल्स। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये इस तरीके से करना था क्वेश्चन, तो ध्यान से कर लेना, ठीक है। थोड़ा बोरिंग जरूर लग रहा होगा लेकिन कुछ नहीं है मुश्किल, ठीक है। एक दो बार और देखोगे ना वीडियो को तो समझ में आ जाएगा। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, कर लोगे। ओके जी, थैंक यू।